गाड़ी पार्क करके वो मॉल की जानिब बढ़ी। गुलाबी कुर्ते और नीली जीन्स में उसका गुलाबी रंग बहुत भला मालूम हो रहा था। कुर्ते की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए, ऊंची पोनी टेल और हाथ में पहने कई ब्रेसलेट। वो देखने में काफी मनमौजी लगती थी। आंखों से चश्मा उतारकर उसने कुर्ते के आगे अटकाया और बबलगम चबाती वो एक दुकान में दाखिल हुई। परसों उसकी बहन पाकिस्तान आ रही थी। बहन का गिफ्ट, और तो और रोहा का गिफ्ट तो अभी लेने वाला था। उसने सोचा आज पहली फुर्सत में ये काम करेगी, और उसे कुछ फासले पर वो भी बेनियाजी से चलता आ रहा था। उसके इर्द गिर्द उसकी बॉडीगार्ड गन संभाले चलते आ रहे थे। उसके आगे चलते गार्ड भी लोगों को हटाते रास्ता बनाते जा रहे थे। लोग उस पर सताइशी नजरें डालते आपस में बातें कर रहे थे। कोई इसके साथ सेल्फी बनाना चाह रहा था, तो कोई इससे ऑटोग्राफ लेना चाहता था। मुस्कुराते हुए उसने किसी से मसाफा भी किया, किसी के साथ सेल्फी बनवाई और किसी को ऑटोग्राफ भी दिया। फिर जल्द ही वो इस सब से उकता सा गया। उसने अपने पीए को इशारा किया तो वो फौरन उसके पास हुआ। उसने भीड़ होने की वजह से कदरे ऊंची आवाज में पीए से ये सारा हंगामा खत्म करने को बोला और हुडी पहने एक दुकान की तरफ बढ़ गया। उसे उस हंगामे की अब तक आदत हो चुकी थी। पीछे पीए के हुक्म पर गार्ड अब लोगों को हटा रहे थे। वो हमेशा मीरब की खरीदारी के लिए खुद आया करता था। अगरचे फिल्मी दुनिया में काम बहुत होता है, एक पल की भी फुर्सत नहीं होती, मगर वो अपनी बेटी के लिए हर किस्म की फुर्सत निकाल लेता था। खाओ से शूटिंग ही क्यों ना कैंसिल करनी होती। वो मीर अजलान था, भरपूर मर्दाना वजाहत का शाहकार, जिसे दुनिया मशहूर मारूफ एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर जानती थी, जिसकी एक झलक, सिर्फ एक झलक के लिए लड़कियां पागल हो जाती थी, जिसके साथ काम करने के लिए लोग मिन्नतें करते थे। हाल ही में वो एक नई फिल्म बनाने वाला था, और उसके लिए जब से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी वक्त से जब भी वो कहीं जाता, लोग इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते। वजह उसका आने वाला नया प्रोजेक्ट था, और उस मजमे में एक बड़ी तादाद लड़कियों की होती थी, मगर वो भी अपने नाम का एक था। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ही हीरो हीरोइन से लेकर वार्डरोब तक वो चूज कर चुका था। उसे फिल्मी दुनिया का बेताज और मगरूर बादशाह कहा जाता था, तो कुछ गलत ना था। वो था भी ऐसा ही। उसे किंग कहा जाता था, तो ये भी गलत ना था। वो 29 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में अपना इतना नाम और मर्तबा बना चुका था कि उससे सीनियर एक्टर और डायरेक्टर्स भी उसकी शोहरत के गुण गाते पाए जाते थे। किसी को उसके साथ काम करना होता, किसी को उसकी फिल्म के वार्डरोब डिजाइन करना होती थी। लड़कियां उसकी पहली बीवी की वफात के बाद ही उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं थी, यही कोई 4 साल पहले की बात थी, जब उसने इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था। शिजा ने उस प्रोजेक्ट के लिए उसकी वार्डरोब को डिजाइन किया था, गो कि वो भी इस दुनिया में नहीं आई थी और उसकी भी स्टार्टिंग ही थी। दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। शिजा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वो फैशन और मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी। अजलान उसे पसंद भी करता था, मगर पसंद और मोहब्बत में फर्क होता है। उसने ही मीर अजलान की तरफ खुद कदम बढ़ाए थे। मीर अजलान को वो हर लिहाज से अपने काबिल लगी। मोहब्बत पर उसे न कभी पहले यकीन था, न अब था। उसे सिर्फ एक लाइफ पार्टनर चाहिए थी। शिजा भी खुश थी, तभी उसने खुद अजलान को प्रपोज कर डाला, और अजलान भी बगैर किसी हुज्जत के मान गया था। उसका ताल्लुक अपर क्लास फैमिली से था, जहाँ ये सब मायूब नहीं समझा जाता था। शिजा ने अपने घर अजलान के लिए बात भी की, मगर घर वालों ने इनकार कर दिया। अजलान की मोहब्बत में पागल शिजा रातों रात अपना घर छोड़ गई। शादी के 2 साल बाद शिजा उम्मीद से हुई। पीछे पलटकर उसने नहीं देखा था, क्योंकि देखने को रह ही क्या गया था। अजलान उसका ख्याल रखता था, वो अब भी उसे पसंद करता था, मगर पसंद कभी मोहब्बत भी ना बदली थी। शिजा उसका साथ पाकर खुश और मुतमईन थी। फिर मीरब की पैदाश पर बीपी शूट हो जाने पर वो दुनिया से चली गई। अजलान ने खुद को वापस फिल्मी दुनिया में मसरूफ कर लिया था। बच्ची सारा दिन रिफत बेगम, अजलान की वालदा के साथ रहती थी, और रात को वो अजलान के साथ ही सोती थी। उसका बाप असद मीर मरने से पहले बहुत जायदाद छोड़ कर गया था, मगर उसे कभी बिजनेस का शौक नहीं रहा। जब से उसने इस फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, तब से ही मीर अजलान, उसका छोटा भाई, सारा बिजनेस संभाले हुए था। अब कल मीरब की सालगिरह थी, और वो खुद उसके लिए गिफ्ट खरीदने आया था। साथ ही वो उस मौके पर काफी सारी रकम एनजीओ को भी डोनेट करता था। उसका कहना था कि ये रकम शिजा के सारे सवाब के लिए है। वो उसकी बीवी थी, उसकी बच्ची की माँ। वो जहाँ दाखिल हुआ था, वो एक नॉय शॉप थी। वो जहाँ दाखिल हुआ था वो एक टॉय शॉप थी। हुडी उतार कर वो एक रैग में सजे मुख्तलिफ खिलौनों की तरफ मुतवज्जो हुआ। 2 गार्ड अभी भी उसके पीछे थे। जिसने पीछे पड़ी ट्रॉली में खूबसूरत खिलौने डालने शुरू कर दिए। पहले रैग से जब वो हटा, तो ट्रॉली आधी भर चुकी थी। दरमियान वाले रैक की तरफ जाते हुए जब वो मरने लगा, तो सामने से आती लड़की से टकरा गया। अंधी हो क्या? वो तेवरी चढ़ाए बोला। अनाया जो अपने ध्यान में आ रही थी, उसके सख्त लहजे पर बौखला गई। उसने अभी तक उसे नहीं देखा था, मगर अपना चकराता सर संभाल रही थी। अल्लाह अकबर, ये इंसान है या पहाड़? फिर जब वो बोला, तो अनाया को मजीद गुस्सा आया। यानी हद है, गलती भी अपनी। अब बंदा खुद भी तो देख लेता है, मगर नहीं।
चल अनाया, माफी मांग और जान छुड़वा। आई मुकाबिल को देखा तो बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। अपने अंदर दौड़ता खून उसे सर्द पड़ता महसूस हुआ। पहले तो वो तहिया कर चुकी थी कि माफी मांगकर जान छुड़वा लेगी, मगर अब वो उसे बख्शने वाली नहीं थी। चलो, मैं तो हूं अंधी, तुम तो अंधे नहीं थे ना मिस्टर, वो चबा चबा कर बोली। तुम्हें पता नहीं है तुम किससे मुखातिब हो? गुरूर तो मीर अजलान की रग रग में भरा हुआ है। उसने नफरत से सोचा। मैं जानना भी नहीं चाहती। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। गंदे पेशे में गोडे गोडे डूबा शख्स मुझे क्या बताएगा कि वो कौन है? अब हटो, रास्ता दो। गार्ड आगे बढ़े, मगर वो हाथ के इशारे से उन्हें रोक चुका था। अनाया ने नफरत से उसे देखकर सर झटका और ट्रॉली खींचते काउंटर की जानिब बढ़ गई। वो ट्रॉली को वही छोड़ता तनफन करता बाहर निकल गया। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो एक लम्हे के लिए भी वहां रुकता। अनाया ने नफरत से उसकी पीठ को घूरा। 4 साल पहले। अनाया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मुझे मॉडलिंग की बहुत ऑफर्स हुई हैं। और तुम जानती तो हो, मैं मीर इज़लान से शादी करना चाहती हूँ। और तुम ही हो जो बाबा से इस मुतालिक बात कर सकती हो। मेरी तो वो सुन ही नहीं रहे। शिजा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी कि चलो किसी तरह ही सही वो मान तो जाए। आपी, ठीक है, बाबा मेरी बात मानते हैं, मगर ये गलत है आपी। आप जानती हैं। ओ प्लीज, अब तुम लेक्चर देना शुरू ना कर देना। ओके ठीक। क्या आपने बाबा को मीर अजलान का बताया? अनाया ने हार मानते हुए पूछा। नहीं, अभी नहीं। पहले करियर तो बना लूं। वैसे मैं उसकी पहली मूवी का वार्डरोब कर रही हूँ। वो पुरजोश अंदाज में बोली। ठीक है आपी, करती हूँ मैं बाबा से बात। ठीक है, करो, लेकिन याद रखना, अगर वो ना माने तो जो मेरे दिल में आया मैं वही करूंगी। शिजा ने हतमी अंदाज में कहा और कंबल में घुस गई। आलम साहब का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था। वो एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और सोनिया बेगम उनकी बीवी उनकी चचा जात थी। आलम साहब बचपन से ही उन्हें पसंद करते थे। सुपसंद की शादी के बाद मोहब्बत में बदल गई। अल्लाह ने उन्हें 3 बेटियां ही दी। आलम साहब को बेटी की ख्वाहिश भी थी, मगर सोनिया अनाया की पैदाइश के 2 साल बाद एक हादसे में अल्लाह को प्यारी हो गई थी। आलम साहब अनाया को अपना बेटा ही मानते थे। सबसे बड़ी बेटी माया थी। उसकी शादी उन्होंने 5 साल पहले ही अपने दोस्त के बेटे आरिफ के साथ कर दी थी और वो दोनों दुबई रहते थे। माया के बाद शिजा थी, जिसने हाल ही में अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की थी। उससे शुरू से ही फैशन डिजाइनिंग का शौक था। अब उसकी जिद शोबिस ज्वाइन करना थी। शिजा से छो शिजा से छोटी अनाया थी, जो एफएससी के दूसरे साल में थी। वो न सिर्फ आलम साहब का बेटा थी, बल्कि हुलिया भी वही अपनाए रखती थी। जीन्स, कुर्ते, शर्ट, यही इसका शौक थे। हाथों में हर वक्त हैंड घड़ियां पहनती थी। यहाँ तक कि परफ्यूम भी मर्दाना ही इस्तेमाल करती थी। रजिया बेगम, आलम साहब की वालदा, अक्सर उसके टोकती रहती, मगर उसके कान पर मजाल है जो जूं रेंगती थी। घर दाखिल होने से पहले वो सोच रही थी कि आलम साहब से कैसे बात करेगी। गो कि वो बहुत हम्बल इंसान थे, मगर मामला बेटी का था, जो शोबिज में हिस्सा लेना चाहती थी। और सबसे बढ़कर बाबा के नेक दामाद के ख्वाब को चकनाचूर करके वो एक एक्टर से शादी करना चाहती थी। अनाया भी उसकी मोहब्बत के सामने मजबूर थी। पहले उसका दिल चाहा कि माया आपी को कॉल करके उनसे मशवरा करे, मगर उनकी जज्बाती तबीयत से वाकिफ थी। क्या भरोसा, आरिफ भाई को मजबूर करती और अगले ही रोज टिकट करवा कर पाकिस्तान आ जाती। कुछ कर अनाया बेटा, कुछ सोच। वो बैग घुमाते हुए बोली और दरवाजा बजाया। सोचों में गर्क उसने हाथ घंटी पर ही रखा जब रजिया बेगम ने दरवाजा खोला और सरता पैर उसे घूरा। बेशरम मुंडा, वो अक्सर उसे यही कहती थी, मगर वो अनाया ही क्या जिस पर असर हो। हाँ बूढ़ी अम्मा, मेरा दिल आ गया तुझ पर, और देख बाजार से तेरा पीछा करता यहाँ तक आ गया हूँ, वो शरारती लहजे में हुई। तो रजिया बेगम ने उसे घूरा। मजाल है जो इस लड़की को अकल आए। अगले घर भी जाना है, न जाने क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें। ब्ला ब्ला, यही कहना है ना। वो उनके गाल लाड से खींचती अंदर को दौड़ी। शिजा आपी किधर है? और बाबा खीर के बॉल में उंगली डालकर वो खीर खाने लगी। ना करो, सारे खाने में मुंह नहीं मारते। अगर खानी ही है तो अलहदा प्लेट में निकालो। उसने मुंह बसोर कर उन्हें देखा। ये दादी मुझे जीने नहीं देंगी। तुम्हारे बाबा अंदर कमरे में हैं और शिजा बाहर गई है, कह रही थी जरूरी काम है। उन्होंने खीर का बाउल ढांप कर फ्रिज में रखा और सालन की तरफ मुतवज्जो हुई। दादो, सालन क्या है? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा तो दादो शरारत से मुस्कुराई। कद्दू शरीफ। वो कद्दू को खासा खींच कर बोली। आह, फिर मैं तो चली पिज्जा ऑर्डर करवाने। मजाक कर रही हूँ, चिकन बनाया है। उन्होंने मुस्कुराहट दबाई। अनाया ने उन्हें घूर कर देखा। फिर मेरे लिए 2 रोटियां बना लीजिएगा, वो खिलखिलाते हुए बोली। किधर? बाबा से मिलने। वो हंसते हुए आलम साहब के कमरे की तरफ चली गई। उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला। कमरे में नीम अंधेरा था। आलम साहब बेड की पुश्त से टेक लगाए बैठे सामने एनलार्ज तस्वीर को देख रहे थे, जो उनकी शादी की तस्वीर थी। आहट पर वो चौंके और रुख मोड़कर हाथों में पकड़ा चश्मा आंखों पर लगाया। अनाया जानती थी वो रो रहे थे,
انہوں نے اپنی جوانی اپنی بیٹیوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنے رشتہ داروں نے مشورہ دیا تھا کہ دوبارہ شادی کر لو، مگر انہوں نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ وعلیکم بچہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ، انہوں نے بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے کہا۔ عنایا مسکرائی اور سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک، تم سناؤ، کوئی بات کرنی ہے میرے بچے نے غالباً؟ جی بابا، اور وہ انہیں سب بتاتی گئی۔ بیٹا شیزا کو منع کر دو، اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ اسے اذلان سے شادی کی بات کرتے شرم نہ آئی؟ میں اسے اس اندھیری دنیا میں جانا نہیں دینا چاہتا، وہ آہستہ سے بولے۔ عنایا خاموشی سے اٹھی۔ انہوں نے صحیح بات کی تھی، وہ اپنی آپی کو سمجھا لے گی۔ ہاں وہ سمجھا دے گی، بابا کی محبت کا واسطہ دے گی، اس کی آپی سمجھ جائیں گی۔ لیکن یہ عنایا عالم کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی جو اسی رات دور ہو گئی۔ اس نے شیزا کو بہت سمجھایا، وہ خاموش ہو گئی۔ اسے آپی کی خاموشی سے ڈر بھی لگا، مگر وہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ بابا کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ خاموشی ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہ وہی ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شیزا ساری کشتیاں جلا کر جا چکی تھی۔ اس نے خط میں واضح لکھا تھا کہ سارا قصور عالم صاحب کا ہے، وہ اسے نہ روکتے تو وہ یہ قدم نہ اٹھاتی، اور یہ کہ اب اس کی واپسی کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اس نے اپنے منگیتر کو بھی فون کر کے اسے ہر حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ عالم صاحب ڈھہ ہی گئے تھے، کچھ بھی کہنے سننے کی ہمت باقی ہی نہ رہی۔ انہیں عمر بھر کی ریاضت کا یہ صلہ ملا تھا، انہیں گویا چپ لگ چکی تھی۔ عنایا خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آج تو اس کے پاس بھی ہمت دینے کے الفاظ نہیں تھے۔ اور پھر میر ازلان نے جب اپنی شادی اناؤنس کی تو ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگی۔ برسوں کی بنی عزت خاک ہو گئی۔ انہیں اپنا محلہ چھوڑنا پڑا، اور جلد ہی عالم صاحب بھی انہیں چھوڑ گئے۔ عنایا کو چپ لگ گئی، اور پھر وہ چپ ٹوٹی بھی تو کیسے؟ 2 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو۔ عنایا کا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو چکا تھا۔ عنایا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، نیوز کاسٹر بول رہی تھی، اور وہ تو اپنی ہستی سمیت ہل چکی تھی۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ چلے کہ معروف وارڈروب ڈیزائنر شیزا ازلان کل رات ہاسپٹل میں وفات پا چکی ہیں۔ واضح رہے کہ وہ فلم انڈسٹری کے معروف و مشہور ڈائریکٹر اور ایکٹر میر ازلان شاہ کی بیوی تھی، اور ان کے پہلے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بچہ محفوظ ہے، ان کا انتقال بی پی شوٹ ہو جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کرتے جائیں۔ نہایت ایک دم ہنسنے لگی، وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی چلنے لگا۔ رضیہ بیگم لاٹھی کے سہارے باہر آئی اور اسے دیکھا۔ وہ 2 سال بعد ہنس رہی تھی، اور اس طرح۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اس کا کندھا دباتے ہوئے پوچھا۔ شیزا مر گئی، ہا ہا ہا۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ ایک پل کو تو رضیہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ دل نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ٹی وی پر چلتی خبروں اور اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئیں۔ انہیں عنایا کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بیٹا رو لو، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں رو؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو ہمیں اس لیے چھوڑ کر گئی تھی کہ اسے شہرت چاہیے تھی۔ 2 سال، 2 سال بس، اتنی ہی شہرت؟ 2 سال؟ وہ 2 انگلیوں سے اشارہ کرتی بولی۔ بابا کو ناراض کیا، ہم سب کو، اللہ کو، زندگی اس سے ناراض ہو گئی، وہ عجیب بہکے انداز میں کہتی اٹھ گئی۔ رضیہ بیگم نے دور جاتی عنایا کو دیکھا جو ابھی بھی 2 انگلیوں سے اشارے کرتی بڑبڑاتی اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ عنایا نے جان لیا کہ شہرت وقتی ہوتی ہے۔ اب کون ذکر کرتا تھا اس کی مری بہن کا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ یہ دنیا مطلب پرست، اس کے لوگ اس سے بھی بڑھ کر مطلب پرست۔ اس کا بہنوئی ازلان، ہاں میر ازلان، وہ بھی تو بھول چکا تھا۔ اسے میر ازلان سے نفرت تھی۔ وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی آپی گئی، یا اس کی وجہ سے ان کے ہنستے بستے گھر کو نظر لگ گئی۔ ہر حال اسے نفرت تھی اس شخص سے۔ 4 سال ہوئے تھے شیزا کو گھر سے گئے، اور 2 سال اس دنیا سے گئے۔ آج جب میر ازلان کو روبرو دیکھا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ماضی ایک بار پھر سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ کوئی بچی نہیں رہی تھی، گھر عالم صاحب نے اپنی زندگی میں ہی لے لیا تھا۔ اب تو وہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد اسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ حال ہی میں اس نے اپنی گاڑی بھی لے لی تھی۔ گاڑی کو تو عنایا مادام اپنا بیٹا مانتی تھی، مجال ہے جو اس پر ایک بھی خراش برداشت کرتی۔ حال وہ تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی، گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتی وہ فورج سے نکل کر بیرونی دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ شاپنگ بیگ ایک طرف رکھے اور سامنے میز پر پڑے گلاس کو اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ رضیہ بیگم نے دہل کر اسے دیکھا۔ خیریت ہے لاڈلی، آج کیسے تمہارے ہی ہاتھوں تمہارے بیٹے کی شامت آ گئی؟ ان کا اشارہ گاڑی کی طرف تھا۔ بس دادو، کچھ مت پوچھیں، وہ اسی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے نہیں پوچھتی، وہ کندھے جھکاتے ہوئے بولی۔ اچھا نا دادو، بتاتی ہوں، ایک فضول انسان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اچھا، اس میں ہائپر ہونے کی کیا بات ہے؟ چھوڑو، آؤ کھانا کھائیں۔
वो शफकत से कहती उठी। उसने उदासी से उन्हें देखा। अब वो उन्हें क्या बताती? उन्हें तो आज तक उसने ये भी नहीं बताया था कि शिजा जिसके साथ भागी वो कोई और नहीं, उनका पसंदीदा हीरो अजलान है। अजलान के शो वो बहुत शौक से देखती थी। उसकी हर फिल्म भी उसे अक्सर हंसी आती। दादो का दिल कितना जवान है। उसके हर शो को देखते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट, जो खुशी होती, वो उनसे छीनना नहीं चाहती थी। वैसे भी उन्हें हंसने और खुश रहने का मौका कम ही मिलता था, और अगर खुश रहने का एक और जरिया मीर अजलान शाह था तो ऐसे ही सही। अजलान, आज उसे खासी देर हो चुकी थी। वो अभी शूटिंग से फारिग हुआ था और घर वापस लौटा था। उस वक्त उसके साथ ना तो कोई गार्ड्स की फौज थी, ना ही उसका पीए था। जी? वो रिफत बेगम की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो जदीद तर्ज के बने लाउंज में ही टहलती उसका इंतजार कर रही थी। लेट काफी नहीं हो गए आज? वो नरमी से बोली। मामा, आपको पता है मेरे काम का, फिर बेमानी सवाल क्यों? मीरब कहाँ है? वो संजीदगी से बोला। हकीकतन उसका सारा दिन ही मसरूफ तरीन गुजरा था। मीरब की बॉसरे उस पर उसके खासे प्लान ढले हुए थे, जो आज का सारा दिन वो निपटाता रहा था। मेरे कमरे में है बेटा वो। बैठो, कुछ कहना चाहती हूँ। उसने उसे बैठने का कहा। वो गहरा सांस लिए बैठ गया। बेटा, तुम जानती हो मीरब हसास है, काफी। अभी तो वो 2 साल की हुई है। जब स्कूल जाने लगेगी तो लोग पूछेंगे उससे माँ के बारे में, वो क्या कहेगी? बेटा देखो, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम अब संजीदगी से सोचो। किस बारे में? वो समझ तो चुका था, मगर फिर भी बोल पड़ा। शादी के बारे में। मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना चाहती हूँ। वो नर्म लहजे में बोली। देख ले लड़की, मिडिल क्लास घराने से हो। आपको पता है मामा, ऐसी ही लड़कियां शौहरों की पहली औलाद को मोहब्बत से पाल सकती हैं। वो सुकून से बोला। रिफत बेगम को अनजानी सी खुशी महसूस हुई। उन्होंने आज पहली बार अजलान से शादी की बात की थी और वो मान भी गया था। उन्हें अफसोस हुआ कि अगर वो 2 साल पहले पूछ लेती तब भी शायद वो मान जाता। तुम फिक्र ना करो, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बीवी लाऊंगी तुम्हारे लिए, और मीरब के लिए जिम्मेदार माँ। बेहतर भी यही रहेगा। वो मुस्कुराया और रिफत बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। रिफत बेगम ने गहरी सांस ली। अब कल से उन्हें कमर कसकर उस मिशन को शुरू करना था। उन्होंने अजलान को देखा, जो मीरब को कंधों पर उठाए अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो रुका और उनकी तरफ मुड़ा। खाना मैं नहीं खाऊंगा, बाहर से ही डिनर कर लिया था। अजान आ गया? हाँ, वो कहती हुई उठी। फिर आप भी सो जाएं, गुड नाइट, कहकर वो ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। इधर से सीधा आलम हाउस चले तो रात के इस पहर इस इलाके में मौजूद सब घर रात ही की तारीकी में डूबे थे, और उनके दरमियान वाहद एक आलम हाउस था जिसके दोनों फ्लोर की बत्तियां चल रही थी। आम दिनों में तो रात के 1 बजे ये घर भी यूं ही तारीकी में डूबा रहता है, मगर आज वजह माया, आरिफ और रोहा की आमद की वजह से अनाया और रजिया भी जाग रही थी। दोपहर में ही माया लोग एयरपोर्ट से अनाया के हमरा आए थे। फिर रजिया बेगम के कहने पर ही उन्होंने आराम किया, वरना अनाया का बस चलता तो पिछले 4 साल की जमा बातें करके ही उठती। मगर उसके उठने और डिनर करने के बाद से अनाया की जुबान जो चलना शुरू हुई थी, तो ये बात भी मुश्किल ही लग रही थी कि वो चुप करेगी। रोहा तो थककर दोबारा अपनी आने ही की गोद में सो चुकी थी, जबकि आरब सामने बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। अनाया, रजिया बेगम और माया एक तरफ बैठी थी। अनाया, बस करो गुड़िया, अब सो भी जाओ, कल यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? माया ने कोई 10वीं बार अपना सवाल दोहराया। ओहो आपी, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप यूनी यूनी करने लगती हैं। मैंने कल का ऑफ लिया हुआ है, वो रूठे लहजे में बोली। तो करती रहना बातें। अभी तो देखो इतनी रात हो गई है, अब 3 माह तुम्हारे पास ही हूँ। माया उसके गाल खींचते हुए बोली। बस 2 माह, हमारी बातें रह जाएंगी। उसकी बात पर आरिफ अस्तगफिरुल्लाह कहता उठा। आप ही देख लें, ऐसे ही तंग करते हैं आपके हस्बैंड मुझे। वो गुस्से से नाक सिकोड़ते हुए बोली। आदत से मजबूर, यू नो। चलो हम तुम्हारे कमरे में चलती हैं, सारी रात बातें करेंगी। माया उठते हुए बोली, जबकि आरफ का मुंह खुला का खुला रह गया। शर्म तो नहीं आती? वहां दुबई में आरफ जी करती नहीं थकती, और यहाँ बहन मिली नहीं। हम कौन तुम कौन? सही है बच्चू, वो नाराज लहजे में बोला। लो, अब आपको तो मैं रोज देखती हूँ, बात तो मेरी बहन की है। हम पूरे 4 साल बाद मिल रही हैं। अच्छा ठीक है आरफ जी। वो दरवाजे तक गई और पलटी। जी? अनाया ने आरफ को देखकर मुस्कुराहट दबाई, जो जी जान से माया की तरफ मतवज्जो था। आरफ जी, रोहा का डायपर भी बदला दीजिएगा, वो खिलखिलाकर कहती बाहर को लपकी। अनाया भी हंसते हुए बाहर निकली, मगर निकलने से पहले आरफ को जुबान दिखाना ना भूली, जो अब फूले मुंह के साथ रोहा को उठा रहा था। उसने रजिया बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने खांसी के बहाने अपनी मुस्कुराहट दबाई। वो पांव पटकता बाहर को बढ़ गया। अनाया, आप बता भी दो हम कहाँ जा रही हैं? माया गाड़ी का फ्रंट डोर खोलती उसके साथ बैठी। सबर आपी, कितनी उतावली हैं आप। पता नहीं आरफ भाई कैसे आपको बर्दाश्त करते हैं। अनाया उसे घूरते हुए बोली। दाद दो मेरी हिम्मत की अनु। आरफ बैक सीट पर रोहा को लिए बैठा।
رضیہ بیگم دوسری طرف سے آ کر بیٹھی۔ نہ میں آپ کو 21 توپوں کی سلامی نہ دے دوں عارف بھائی، انایا شرارتی لہجے میں کہتی گاڑی کو سڑک پر ڈال چکی تھی۔ انو 21 توپے کم ہیں، 22 کرواؤ ان کے لیے۔ موصوف پہلے وہ شخص ہیں جو بیوی کو برداشت کر رہے ہیں۔ مایا نے عارف کو گھورا۔ رہنے دو انو، فی الحال تو ٹریٹ دے دو، بھلا ہوگا تمہارا۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ ٹریٹ کس چیز کی؟ مایا نے انایا کی طرف گھومتے ہوئے پوچھا۔ جاب کی، جناب لیکچرار ہیں، چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ عارف نے ابروج کا سوالی انداز اپنایا۔ صحیح کہہ رہا ہے عارف، رضیہ بیگم نے تائیدی انداز اپنایا۔ آج تو موقع ملا تھا اس انایا کو گھیرنے کا۔ اچھا آپ سب مجھ پر مبالغہ آرائی بند کریں اور چلیں اتریں، آ گیا ہے پی سی۔ وہ پی سی کو خاصا کھینچ کر بولی۔ وجہ عارف کا پی سی پر ہی لنچ کرنے کا اصرار تھا، حالانکہ اس کا ارادہ انہیں سالٹ اینڈ پیپر لے جانے کا تھا۔ فلم کی کاسٹ اور آپ کی میٹنگ کیا آفس میں ہی رکھواؤں یا پھر کہیں اور؟ جمشید اس کے پی اے نے اپنے آفس کی طرف جاتے ہوئے اذلان سے پوچھا۔ لنچ ٹائم پر آ رہے ہیں کیا وہ؟ یس سر۔ انہیں بتا دو کہ وہ لنچ ٹائم ہمیں پی سی میں جوائن کریں۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتا کرسی پر بیٹھا۔ یس سر۔ جمشید سر ہلاتا پلٹ گیا۔ آپ لوگ چلیں، میں گاڑی پارک کر کے آتی ہوں۔ انایا نے انہیں گاڑی سے نکلنے کو کہا۔ وہ سب گاڑی سے نکلے تو انایا بھی گاڑی پارک کر کے پارکنگ لاٹ سے نکلی اور ناک کی سیدھ میں چلتی ہوٹل میں داخل ہوئی۔ ادھر وہ بھی گاڑی سے نکلا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ انایا نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ یا اللہ، ایک تو میری کریزی فیملی، اب بیٹھے کہاں ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ایک بکڈ ٹیبل کی کرسی پکڑے کھڑی تھی۔ ایکسکیوز می مس، تم میری چیئر کس خوشی میں پکڑ کے کھڑی ہو؟ اس کی اذلان کی جانب پشت تھی، اسی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ مانوس سی آواز پر وہ ادھر ادھر دیکھتی چونکی اور پلٹی۔ اس کے پلٹنے پر جہاں اذلان کے تاثرات سخت ہوئے، وہیں انایا نے بھی خود پر جبر کرتے ہوئے مٹھیاں بیچ لیں۔ اوہ، تو صاحب بہادر کی کرسی ہے یہ، کیا کر لو گے؟ ہاں بولو، میں اس پر بیٹھ بھی جاؤں گی تو بولو کیا کر لو گے؟ بلکہ لو، یہ میں بیٹھ گئی۔ کہتے ہی وہ دھڑم سے بیٹھی۔ اذلان نے اسے گھورا اور بنا کچھ کہے اس کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے اسے کرسی سے اٹھا دیا۔ اپنی حد میں رہو تم لڑکی، میرا ضبط مت آزماؤ ورنہ پچھتاؤ گی بہت۔ اس کی نئی آنے والی فلم کے ہیرو ہیروئن اپنی فلم کی ڈسکشن چھوڑ کر لائیو چلتی فلم دیکھنے لگے۔ نہیں تو کیا کر لو گے تم فضول انسان؟ مجھے اگر معلوم ہوتا تو ایک لمحہ بھی یہاں کھڑی نہ ہوتی تم جیسے بےہودہ آدمی سے، اور کس بات کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ میم، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، آپ نے میڈیا کو کوئی نئی خبر دینی ہے، آپ سر کو ایٹ لیسٹ یہ تو بتا دیں، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جمشید نے اسے گھورا۔ میرے پاس فضول لوگوں سے